अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपके साथ एक्सरसाइज 12.5 की जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ना उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। और आज आपका लेक्चर नंबर 9 है मेरे साथ। ठीक हो गया। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक की सारी बातें जो हैं वो सेम चलेंगी। उसमें वो आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को कह रहा है। इसके अलावा वो कह रहा है कि हाँ आपने जी लाइन कैलकुलेट करानी है। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 में वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मांग रहा है और उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि आपने लाइन कैलकुलेट करानी है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में आपसे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मांग रहा, लेकिन वो आपसे लाइन ज़रूर मांग रहा है। ठीक हो गया। लेकिन आपने जब भी लाइन कैलकुलेट करानी है तो उसके लिए आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। चलें जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना भी हो तो आप उसके बावजूद आप एक लाइन जो है वो प्लेन जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन वो कैलकुलेट करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है। इसकी ये इन दोनों इक्वेशंस को मैंने 1 और 2 का नाम दे दिया है। ठीक हो गया। और उसने कहा कि ऑल्सो देन फाइंड द प्लेन डिटर्मिन्ड बाय दीज लाइन्स। हम दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे टी और एस की वैल्यूज़ को चाहिए। एक्स की वैल्यू को एक्स के साथ, वाई की वैल्यू को वाई के साथ एंड जी की वैल्यू को जी के साथ कंबाइन करके मैंने यहाँ पर ये 3 इक्वेशंस को जनरेट कर लिया। जैसे इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड देन 5। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करा रही हूँ। आप चाहें तो आप सिंपल इस इक्वेशन को 3 से और इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के टी की वैल्यू को सेम करा के आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका सिंपल मेथड जो आप लोग पहले सीखते आए हैं वो। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का तरीका ये होता है कि जब आप टी माइनस एस एंड देन 1 और उसके नीचे आपके पास डिटर्मिनेंट्स में वैल्यू आती हैं, हम टी की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। जब आप वेरिएबल टी की बात करेंगे तो हम टी की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और बाकी के जो कोफिशिएंट्स है वो आप लिख लेंगे। डेट इज़ ये देखिए जी -1 -2 -1 एंड देन -2। उसके बाद आप जब एस की बात करेंगे माइनस आपके फॉर्मूला का है। ठीक हो गया। तो देन 2 3 एंड -1 एंड 2। उसके बाद लास्ट वन आपके पास कांस्टेंट है, दैट इज़ 2 3 -1 एंड -2। और उसके बाद हमें मालूम है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप आमने सामने वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कराते हैं और दरमियान में साइन आपके पास माइनस का आता है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करवा के आपके पास वैल्यू ऑफ टी एंड वैल्यू ऑफ एस आ जाएगी। ठीक हो गया। और वैल्यू ऑफ टी और वैल्यू ऑफ एस को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करवा के देखेंगे कि क्या आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो देखें जी, मैंने ऐसे ही वैल्यूज़ को पुट करवाया तो मेरे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। और जैसे वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे विच शोज़ द बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर आपकी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं होती तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट नहीं करा सकते। ठीक हो गया। उसने कहा विच शोज़ द पॉइंट बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़। मैंने यहाँ पे टी की वैल्यू को लाइन 1 में पुट कराया है। आप चाहें तो आप एस की वैल्यू को लाइन 2 में पुट करा दें। तो आपके पास वैल्यूज़ जो ऑफ एक्स वाई एंड जी जो है वो हर दफ़ा 1 2 एंड 3 ही आएंगी, ऐसी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। उसके बाद उसने कहा कि आपने क्या कैलकुलेट कराना था, आपने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट कराना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए आपके पास नॉर्मल वेक्टर्स का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास इन वेक्टर्स के इन प्लेन्स के अकॉर्डिंग आपके पास वेक्टर्स मौजूद हैं और हमें मालूम है कि ये आपके पास इस लाइन को लिखते वक्त हमने ये सीखा था कि 2i + 3j + 4k ये वाली जो पॉइंट्स थे ये आपके पास नॉर्मल वेक्टर्स थे। एक n था और ये आपके पास n वाया यूजिंग n2 आपने इसको लिखा था। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने यहाँ पे n1 एंड n2 को मेंशन नहीं कराया। आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम द लाइन 1, आप यहाँ पे लिख सकते हैं from the line 1 we have n1 is equals to 2i plus 3j plus 4k and from line n2 आप लिख सकते हैं यहाँ पे i plus 2j minus 4k। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे n1 क्रॉस n2 कैलकुलेट करवाया। ठीक हो गया। इन दोनों लाइंस पर इसके पर परपेंडिकुलर ये वेक्टर है हमें मालूम है और इसको आप सॉल्व करवा लेंगे और उसके बाद ये आपके पास डायरेक्शन हो जाएगी और ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है ए कैपिटल A इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस कैपिटल B वाई माइनस वाई नॉट प्लस कैपिटल C जी माइनस जी नॉट इज़ इक्वल्स टू 0। तो मैंने यहाँ पे सब इस पॉइंट के थ्रू और इस डायरेक्शन के थ्रू अपने क्वेश्चन को सॉल्व करवा लिया। आप चाहें तो इसको फर्दर आगे एलेबरेट सॉल्व करके भी लिख सकते हैं और चाहें तो क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म कर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास। उसके अंदर आपको एक पॉइंट दिया है और एक उसने 2 लाइंस दी हैं। उसने कहा फाइंड द प्लेन थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 मैंने यहाँ पर क्या लिखा जी, इनके n1 and n2 को लिखवा लिया। ठीक है जी, n1 क्रॉस n2 लिया। आपके पास ये आपके पास वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में आप लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस को कैलकुलेट करा रहे हैं। एक पॉइंट उसने आपको दे दिया है, n1 क्रॉस n2 आपने कैलकुलेट करा लिया। तो आपने वैल्यूज़ को इस अपने फॉर्मूला में पुट करवा के आप इक्वेशन को सॉल्व करा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की बातें देखिएगा। उसके अंदर उसने आपको एक प्लेन दिया है और दो उसने पॉइंट्स, उसने कहा फाइंड अ प्लेन थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। तो हम इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पहले एक वेक्टर को जनरेट करवाएंगे, डेट इज़ P1 P2। ठीक हो गया। उसके बाद जो यहाँ से नॉर्मल वेक्टर आपके पास ये आ जाएगा। इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, वो आपके पास डायरेक्शन होगी। और यहाँ पर मैंने पॉइंट P1 लिया है, आप चाहें तो अपना पॉइंट P2 भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। आपने यहाँ पे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करा लिया और फर्दर आगे इसको सॉल्व कर लें, या क्वेश्चन को यहाँ पे ही छोड़ दें, आपके क्वेश्चन जो है वो डन है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 से 38 तक की बातें हैं। वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड ए लाइन। फॉर्मूला याद रखिएगा, आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड द लाइन का फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसा है। हर जगह पर उसने आपको एक पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 33 से 38 तक में उसने आपको एक पॉइंट और एक लाइन आपको प्रोवाइड की है। ठीक हो गया। और हमें मालूम है कि जब भी आपके पास ये लाइन दी गई हो, ठीक है, ये लाइन दी गई हो, तो ये आपके वेक्टर्स की बातें होती हैं और जो उसके साथ एडिशन में गुफ्तगू आ रही होती है वो उसका पॉइंट होता है। ठीक हो गया। तो P आपके पास, मैंने कहा द P इज़ द पॉइंट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 डेट इज़ 0 0 एंड 0, और S उसने आपको ये प्रोवाइड किया था, डेट इज़ गिवन। तो PS आपने कैलकुलेट करा लिया। PS क्रॉस और वेक्टर V आपके पास यहाँ से आ जाएगा, डेट इज़ 4i - 2j + 2 के। डेट आगे आप लिखेंगे फ्रॉम 1। ये लिखना ज़रूरी है, ये सारी स्टेटमेंट का लिखना आपके लिए पेपर में इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। आप हवा में तीर नहीं लाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इन दोनों का मैग्नीट्यूड लिया और उसके बाद इसको आगे फर्दर सॉल्व करवा दिया। तो आपके पास ये 2√30 आपके पास आपका आंसर आ गया। हाँ जी, अब आपने कैलकुलेट करवाना है क्वेश्चन नंबर 39 से लेके 44 एंड क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है जी। उसके अंदर उसने आपको एक पॉइंट प्रोवाइड किया है और एक प्लेन दिया है। अब आप कैलकुलेट करवा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द प्लेन। फॉर्मूला डिफरेंट है क्लास। वहाँ पे हम जब आप पॉइंट एंड लाइन के लिए निकाल रहे थे तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे, और जब आप पॉइंट एंड लाइन की बातें करा रहे हैं तब आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक हो गया। और आपने सबसे पहले इस लाइन पर एक अदद पॉइंट जनरेट लेना है जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन को सेटिस्फाई आपके पास या एक्स इंटरसेप्ट कर सकता है, वाई इंटरसेप्ट कर सकता है, जी इंटरसेप्ट कर सकता है। तो सबसे आसान तरीका होता है आप सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें। वो पॉइंट जो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हो वो पॉइंट आपका एक्स इंटरसेप्ट होता है। और एक्स इंटरसेप्ट के लिए एक बात और भी ये है कि आपने याद ये रखना है कि जब भी आप एक्स इंटरसेप्ट या एक्स एक्सिस की बातें कराते हैं तो वहाँ पे आपका वाई और जी दोनों एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। तो हम लिखते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे आप यहाँ पे पुट करवाएंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जो पॉइंट P है जो कि एक्स एक्सिस पर है इस प्लेन का, वो आपके पास 13 0 एंड 0 है। और नॉर्मल वेक्टर आपके पास यहाँ से आएगा जी I + 2j + 2k। ठीक है जी। एक्स वाई और जी के जो कंपोनेंट्स हैं, जो उनके कोफिशिएंट्स हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, वो नॉर्मल वेक्टर होते हैं। और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट या जी इंटरसेप्ट के लिए आप एक्स वाई और जी को अल्टरनेटिवली 0 पुट कराएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे पी एस कैलकुलेट कराना था। ये आपका एस पॉइंट है जो गिवन है। पी आप कैलकुलेट करा चुके हैं, आपने पी एस कैलकुलेट कराया। पी एस और एन के दरमियान में आपने अपना जनरेट कराया जी क्या, डॉट प्रोडक्ट। एन का यूनिट वेक्टर वो लिया, मैग्नीट्यूड लिया, फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करवाया। अच्छा जी, जो ये वाला साइन उसने डाला है ना, ये एब्सोल्यूट है।
कि मतलब ये कि जो भी आंसर होगा ना वो आपका पॉजिटिव होकर निकलेगा। देखें जी ये -3 था ना, तो ये इस एब्सोल्यूट की वजह से आंसर आपके पास क्या हो गया, 3 हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा 2 कदम चलते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि आपसे कहा जाए कि जी हम 2 कदम पीछे की तरफ चले, या आपने कहा होगा -2 टाइम्स -2 नफ़ी 2 कदम मैंने पीछे को लिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। हम कहते हैं 2 कदम चले, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 45 आ रहा है। उसके अंदर उसने आपको 2 प्लेन्स दिए हैं और उसने कहा है कि इन दोनों प्लेन्स से रिलेटेड जो है आपने अगली बातें करनी है। तो मैंने इन दोनों प्लेन्स का एक इंटरसेप्ट कैलकुलेट करा लिया। एक इसका पॉइंट ले लूँगी, एक इसका पॉइंट ले लूँगी। तो मैं कहूँगी फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y z इज इक्वल टू y एंड z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो मेरे पास एक इंटरसेप्ट पॉइंट आ गया p, एक इंटरसेप्ट आ गया s, ठीक है जी। तो आप यहाँ से पी एस कैलकुलेट करा लेंगे और यहाँ से मैंने यहाँ से पैरेलल जो है ना वेक्टर आपका ऊपर वाला लिया। अच्छा ये और मज़ेदार बात पता है क्या है, इन दोनों का जो यूनिट वेक्टर जो है ना, जो आपके पास नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो सेम हैं, नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है जी। तो नॉर्मल वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन 1, आप प्लेन 1 लिखना चाहें तो प्लेन 1 लिख लें, प्लेन 2 लिखना चाहें तो आप प्लेन 2 लिख लें, आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, सेम प्रोसीजर आपने उसी तरह से क्वेश्चन को चला लिया, इनका मैग्नीट्यूड ले लिया, उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट में को सॉल्व करवा के आपके पास ये आंसर आ गया। अच्छा जी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं 47 से लेकर 52 तक, और ये इंतहा के आसान सवाल हैं क्लास। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंगल कैलकुलेट कराना है। एंगल का फॉर्मूला आपके पास मैंने लिख के दे दिया है। आपको इन दोनों वेक्टर्स के साथ अकॉर्डिंगली जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, नॉर्मल वेक्टर्स हैं, वो आप कैलकुलेट करना बारहा सीख चुके हुए हैं। उसके बावजूद एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर सुन लें जी। जो आपके पास x, y और z के कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपके पास नॉर्मल